हमारे मध्य हमारी आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर बीना शर्मा मैम उपस्थित हो चुकी हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मैम। मैम के परिचय हेतु मैं बताना चाहूंगा कि आप केंद्रीय हिंदी संस्थान में निदेशक के दायित्व पर हैं। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है मैम। हम सभी आपको अपने मध्य पाकर के गौरवान्वित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय में से हम सभी को समय दिया है। और निश्चित रूप से आज हम सभी एक शिशु की तरह, जिस प्रकार से एक शिशु कक्षा में विचारों को सुनता है, बचपन में विचारों को सुनता है और उन विचारों को अपने संपूर्ण जीवन में आत्मसात करता है, उस भाव के साथ, उस पवित्र भाव के साथ हम सब आपको सुनेंगे। मैं एक बार पुनः पूरे काव्यों परिवार की तरफ से हमारे जो दर्शक इस मंच पर जुड़े हुए हैं उनकी ओर से आदरणीय प्रोफेसर वीना शर्मा मैम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो आज का हमारा विषय है, भारतीयता में नारी, एक ऐसा वृहद विषय जिस पर चर्चा करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। उस पर हम आपके भी विचारों को जानना चाहेंगे और हमारे काव्यों की टीम से कुछ लोगों की कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ प्रश्न थे, तो मुझे वो प्रश्न भी आपके समक्ष रखने का सौभाग्य मिलेगा। इसी भाव के साथ मैं अब आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज के विषय भारतीयता में नारी पर अपने विचार रखें। आपके कुछ प्रश्न या जिज्ञासा है अथवा मुझे स्वयं से शुरू करना है? मैम, मेरा जो आग्रह है वो ये है कि पहले आप भारतीयता में नारी विषय पर हम सभी को कुछ विचार, कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें और उसके बाद हमारे जो काव्यों टीम की कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। ठीक। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार, स्नेह, शुभकामनाएं। क्योंकि जब आपने शिशु कहा तो मैं आपको प्यार और स्नेह शुभकामनाएं ही कह सकती हूँ। और आपने आज का जो विषय लिया है, और विषय भी मैं कहूँ आज जो आपने दिन चुना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, और भारतीयता में नारी की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उन बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर, कुछ बातों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम जिस नारी, जिस महिला, जिस स्त्री को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, क्या वह भारत की ही नारी है? और जब मैं कह रही हूँ भारत की नारी है तो मेरा उद्देश्य है कि जब हम भारत की नारी की बात करते हैं तो हमारे पास गीत की कुछ पंक्तियां हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। नारी को तो घर का मुख्य बिंदु माना गया, धुरी माना गया। कहा गया गृहिणी गृहम उच्यते, कहा गया बिन घरनी घर भूत का डेरा। तो एक पुरुष अपने बाहुबल से बहुत पैसा कमाकर एक मकान तो बना सकता है, लेकिन उसे घर का रूप एक भारतीय स्त्री ही देती है। मैं भारतीय को अंडरलाइन इसलिए और कर रही हूँ, मुझे हमेशा लगता है जो एक मातृत्व का भाव है उसमें, जो एक वात्सल्य है। हम पढ़ते हैं कि सती अनुसुईया के पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश पलने में पहुंचते हैं। हम उस देश की संतान है जहां कहा गया कि सावित्री अपने तप बल से, पातिव्रत्य बल से अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ा कर ले आती है। हम उस भारत की संतान है जिस देश की सीता, पति को वनवास होता है लेकिन स्वयं साथ चल देती है। ऐसा नहीं था कि जनक के पास अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए स्थान की कमी रही होगी या उनके पास उतनी धन दौलत नहीं होगी, लेकिन एक राजा ने अपनी बेटी को केवल कहा
कि बेटियां 2 किलो को तारती हैं, और तुम्हारा स्थान वहां है जहां तुम्हारा पति है। कभी जनक उन्हें गलत सलाह नहीं देते। वो अपनी सास को, दशरथ को, ससुर को माता और पिता के रूप में स्वीकारती है। भाई को, लक्ष्मण को, देवर को भाई के रूप में स्वीकारती हैं। और तब मुझे यह सब देखकर लगता है कि कौन कहता है कि भारतीयता का जो प्रतिरूप नारी है, उसे लेकर ऐसे विमर्शों की आवश्यकता हो। उसे लेकर 365 में से एक दिन हम उसको शुभकामनाएं दें। वह तो शक्ति की आगार है, और जब मैं शक्ति की आगार उसे कह रही हूं, तो मेरा मानना है इस जग को बल से जीता जाता है। और बल होता है 3 प्रकार का: शारीरिक शक्ति, विद्या यानी ज्ञान, और धन। और आश्चर्य की बात है कि भारतीय परंपरा कहती है धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी, विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती, और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, और हम उन्हीं के प्रतिरूप हैं। जब दीपावली होती है तो लक्ष्मी पूजन होता है, बसंत पंचमी को हम सरस्वती का वंदन करते हैं, नवदुर्गों में दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। तो मैं कैसे मानकर चलूं कि जिनके हम प्रतिरूप हैं हम कमजोर हो सकते हैं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने होते? हम तो दाता हैं, देने वाले हैं, जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, संस्कारित करते हैं। और यदि वह गलत रास्ते पर होता है तो उसको वहां धोकर भी धर देते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो औरत होना, महिला होना भारतीयता के संदर्भ में अपने में बहुत ऊंचा स्थान है। माता का गौरव पिता से 10 गुना अधिक कहा जाता है। तो जिस घर से शुरुआत होती हो, जो बहन के रूप में आपकी दीदी बनती है, माँ के रूप में आपका पालन करती है, पत्नी के रूप में मित्र बनती है, मुझे कभी कि उस पर हमें ऐसे स्त्री विमर्श की आवश्यकता हो। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विद्योत्मा, अपाला, अनुसुईया के किस्से हमारे लिए पुराने नहीं हैं। हर बरस जब हम बड़ मावस की पूजा करते हैं तो सावित्री, सती सावित्री की कहानी को किसी न किसी व्याज से द्वारा लेते। हम महिलाएं ही हैं जो पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखते। भारत की महिलाएं हैं जो बच्चे के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती है, वह छठ पूजन करती है। मुझे केवल लगता है कि अब तो अंतरिक्ष में पहुंचकर उसने अपनी शारीरिक शक्ति को भी दिखा दिया, किसी से कम नहीं है। शायद आज थोड़ी सी जरूरत है उसे याद दिलाने की, का चुप साध रहे बलवाना। हनुमान के अंदर बहुत शक्ति थी, लेकिन जामवान को याद कि क्यों उस शक्ति को आप हुए हैं। मुझे कभी नहीं लगता कि वह हमारे ऐसे विमर्श की वस्तु है। वह मादा नहीं है, वह वस्तु नहीं है, वह चीज नहीं है जिसे बेचा और खरीदा जा सके। हाँ, स्वतंत्रता का सही अर्थ उसने नहीं समझा, इसलिए वो मार्ग से भटक जरूर गई है। उसे किससे मुक्ति चाहिए कभी पूछिए तो उसके पास जवाब नहीं है। वो जिनसे मुक्ति चाहती, एक्चुअली वो मुक्ति नहीं चाहती, वो केवल सम्मान चाहती है। वहां लोग कहते हैं वो खूंटे से बंधी गाय है। मेरा कहना है खूंटे तो कब के उखाड़ कर फेंक दिए गए, लेकिन उसे आदत है, वो मानती है मैं बंधी हुई हूँ, तो उसी घर के चौबारे में घूमती रहती है। और जो उसका क्रोध है, गुस्सा है, खीज है, अबोलापन है, वह लड़ाई नहीं है बेटा, वह उसका अधिकार है। वो इस सब के माध्यम से
अपने परिवार को जताती है कि परिवार में मेरी भूमिका क्या है। और मजे की बात, ये सब उसने स्वेच्छा से चुना है। उसे सब में आनंद आता है। अपनों को भरपेट भोजन खिलाकर उसे मानसिक तृप्ति होती है। कभी कभी अंतिम रोटी कटोरदान की वो परोस देती है और कहती है, बेटा मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। कौन कर सकता है ऐसा त्याग? अपने वात्सल्य की गरिमा में वो बहुत बहुत ऊंची हो जाती है। जन्म देते गौरव से भर उठती है। बिन घरनी जब घर भूत का डेरा कहते हैं। सुबह से शाम तक परिवार के लिए खटती है। इसको ये दे, उसको वो दे। घर की छोटी से छोटी जरूरत का उसको ध्यान रहता है। आखिर अपने परिवार की स्वामिनी है, वह धरित्री है, वह अष्टभुजा धारिणी है। मैं अक्सर महिलाओं को कहती हूँ, आप इतने फ्रंट पर एक साथ फटाफट कैसे निपटा लेती हैं? तो मुझे उस अष्टभुजा देवी का ध्यान आता है, जो एक हाथ से एक काम करती है, दूसरे से दूसरा करती है, मुंह से भी बोलती जाती है, निर्देश भी देती जाती है और खुद करती रहती है। फूल से अधिक कोमल है तो वज्र से अधिक कठोर है। एक बार निश्चय कर ले तो पहाड़ को भी फूंक से उड़ा दे, कितनी भी कमजोर हो। और बच्चे की रक्षा के लिए अकेली रणचंडी बन जाती है, अकेले 10-20 से भिड़ जाती है। वह आग का वह गोला है जो चूल्हे में रख दिया जाए तो रोटी गरम गरम सेक कर खिला देता है, लेकिन उसकी सीमाएं लांघ ले तो सब स्वाहा कर देती है। लक्ष्मण रेखा की संकल्पना इसलिए उसके लिए वाह। की गई। शक्ति है, महान है, आप उसको तोल नहीं सकते। आप उसके बलिदान व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। उसके पास देने के लिए इतना है कि लेने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है। उसके भीतर षष्टि और प्रलय दोनों पलते हैं। स्नेह की डोर से बांधो तो सर्वस्व न्यौछावर कर देगी, पर बेवजह बल और शक्ति से जंजीरों से जकड़ा जाए तो सारे बंधनों को एक झटके से तोड़ देती है और उठकर चल देती है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उसे कमजोर समझने की भूल कर भी मत लेना। जिस दिन उसे अपनी शक्ति का स्रोत पता चल गया, अपने अस्तित्व का भान हो गया, वह नींद से जाग उठी तो सब बदल जाएगा। अभी तक वो इस बात से बेखबर है, उसे अपनी शक्तियों का भान नहीं। मार्ग से भटक गई है, दुनिया की चकाचौंध में भटक गई है, श्यामल के फूल के पीछे ताबड़तोड़ भाग रही है, आनंद स्रोत को पकड़ नहीं पा रही। और तब मुझे कहना पड़ता है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, जल में रहकर मछली को प्यास है। घर से तो शुरुआत होती है, उसका अद्भुत परिवार बड़ा। वाह। एक घर में पलती है और दूसरे घर को आकार देती है। माता पिता भाई बहन के साथ नए रिश्तों को बखूबी निभा ले जाती है। उसे क्या परवाह, उसके एक नहीं 2 घर। लड़का जरूर ससुराल में 4 दिन के लिए रहता है, लेकिन वो ससुराल की होकर रह जाती है। वह दशरथ से ससुर, कौशल्या से सास और लक्ष्मण से देवर की कल्पना करती है, मान देती है, मान पाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उसे कई कई मंचों से सम्मानित किया जा रहा है। सुबह से व्हाट्सएप मैसेज भरे हुए हैं, हर जगह कार्यक्रम हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा सम्मान तो उसको अपने गौरव को याद करके मिल जाता है। उसमें सबको साथ लेकर चलने की शक्ति है, सबको एक सूत्र में बांधकर रखना जानती है। सम्मान देते हुए सम्मान उससे पुरस्कृत होते हैं, उसे भला कोई क्या पुरस्कृत करेगा? उसके सामने संभावनाओं का खुला आकाश है, पंख निसंदेह। मजबूत, ऊंची उड़ान भरने को तत्पर है। उसकी दृष्टि बहुत दूर तक है, लेकिन पैर जमीन पर है। वह जड़ को नहीं छोड़ती, कितना भी कुछ हो जाए। जानती है, रहीमन सींचे मूल को, फूले पले अगाए। केवल फुलक को सींचने से कुछ नहीं होता। मेरा एक संदेश है उस सब महिलाओं के लिए, मानवी हो तुम, देवी नहीं। दुनिया को तुमसे बहुत सी आशाएं हैं, सच में तुम्हारे अंदर आशाओं और संभावनाओं का अपार अथाह सागर लहराता है।
अपनी शक्ति को पहचानो, सारे कोहरे को छांट दो, सूरज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, डरो मत, पूरी कायनात तुम्हारे साथ है, बस लक्ष्य से मत भटक जाना, सारा जहां तुम्हारा है, बस कोमल भले ही हो पर कमजोर नहीं हो, शक्ति की स्रोत हो, बस पहचानो, पहचानो उसे और स्वयं सिद्धा और खूब सामर्थ्यवान बनो। और यह शक्ति अंदर से आती है, बाहर से इंजेक्ट नहीं की जाती। शक्ति की आगार है नारी, उसे शीर्षत नमन, शश्वत नमन, शश्वत नमन। और मैं एक छोटी सी लघु कथा के साथ अपनी बात को विराम दूंगी और फिर आपकी जिज्ञासा प्रश्नों के उत्तर दूंगी। स्वागत है मैम। शिक्षिका ने हिंदी की कक्षा में आज अनामिका की कविता बेवजह पढ़ानी शुरू की। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। पहली कुछ पंक्तियों को पढ़ते ही लड़कियों के चेहरे के भाव बदलने लगे, लड़कों पर कोई असर नहीं दिखा। कविता की आगे की पंक्तियां शिक्षिका पढ़ती है, लड़कियां हवा, धूप, मिट्टी होती हैं, उसका कोई घर नहीं होता। शिक्षिका कवित्री के विचार समझा रही थी और क्लास में बैठी लड़कियां बेचैनी से एक दूसरे की ओर देखने लगी। लड़के मुस्कुरा रहे थे। कविता आगे बढ़ी, कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है? कटे हुए नाखूनों में, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी, एकदम बुहार दी जाने वाली। एक लड़की ने प्रश्न पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया, मैडम बुहारना मतलब जैसे हम घर में झाड़ू लगाकर कचरे को फेंक देते हैं, यही अर्थ है ना? शिक्षिका ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ। एकदम से कई लड़कियों के हाथ ऊपर उठे। किस जगह की बात कर रही है कवित्री? औरत को कैसे बुहार दिया जाता है मैडम? वह तो इंसान है, कूड़ा करकट नहीं। शिक्षिका को याद आई अपने आसपास की न जाने कितनी औरतें जिन्हें अलग अलग कारण जताकर घर से बुहार कर बाहर कर दिया गया था। किसी के मन मस्तिष्क को बड़े योजनाबद्ध तरीके से बुहारा गया था, यह कहकर कि इस उम्र में हार्मोनल बदलाव के कारण पागल होती जा रही है। वह जिंदा लाश घूमती अपने घर में, तो कोई शरीर अपने ही घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसे एक दिन पति ने बड़ी सहजता से कह दिया, तुम हमारे लायक नहीं हो, कोई और है तुमसे बेहतर हमारी जिंदगी में। न जाने कितने कितने जख्म, कितनी बेचैनी। मैडम बताइए ना, बच्चों की आवाज आई। हाँ हाँ बताती हूँ। क्या कही? यही कि सच तो लिखा है कवित्री ने। नहीं नहीं, इतना सच भी ठीक नहीं, बच्चियां ही है ये और झूठ भी तो नहीं बोल सकती। क्या करे? कह दे कि इसका उत्तर वह भी नहीं ढूंढ सकी है आज तक। तभी सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वह बोली, एक दूसरी कवित्री की कविता की पंक्तियां सुनाती हूँ। शीर्षक है बदलेगा बहुत कुछ। प्रश्न पुरुष, स्त्री या समाज का नहीं है। प्रश्न पुरुष, स्त्री या समाज का नहीं है, मानसिकता का है। प्रश्न स्त्री, पुरुष या समाज का नहीं है, मानसिकता का है। बात किसी की मानसिकता की हो, जरूरी है कि स्त्री अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदले। बदलेगा बहुत कुछ, बहुत कुछ। और घंटी बज गई थी। वह शिक्षिका और कोई नहीं, हम में से एक शिक्षिका थी जिसने अपने बच्चों को बताने का श्रम करना पड़ रहा था। औरत इतनी सस्ती नहीं होती जितना उसे समझ दिया जाता है। तुम शक्ति की आगा, औरत तुम कह दिया कि तुम एक दिन किया जाए, तुम्हारे चित्र भी खेले जाते, तुम्हें मादा समझा जाता है, तुम्हें केवल केवल योनि तक सीमित कर दिया गया, सारी गालियां तुम्हें लेकर रच दी गई। बहुत अफसोस होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां गालियां भी उन काम रिश्तों को लेकर चुनी गई जिससे एक जिंदगी जन्म लेती है। कल मेरे यहाँ अरुणाचल और त्रिपुरा से कुछ लोग आए हुए थे, मैं उनके साथ वार्ता कर रही थी और जब उन्होंने ये बताया कि मैडम हमारे प्रदेश में जहाँ हम रहते हैं, हमारी भाषा में कोई भी गाली ऐसी नहीं है जो स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर हो। केवल एक शब्द है जिसका अर्थ बैल है,
या कहीं कहीं गधा है या सुअर है, जैसे हम पाजी कह देते हैं, सुअर कह देते हैं, कुत्ता कह देते हैं, उससे इतर गालियां नहीं। मेरा सिर शर्म से झुक गया। हमारे यहाँ तो साला साली गाली। किसी स्त्री को बदनाम करना हो, उसके चरित्र पर उंगली उठा लीजिए, वो टूट जाएगी। उसे किसी पुरुष के साथ जोड़ दीजिए, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। किस समाज में रहते हैं हम। कभी कभी उम्र के इस मोड़ पर आते हुए लगता है, आखिर सुरक्षित है कौन। सुरक्षित तो 5 साल की बच्ची भी नहीं है, लेकिन किनके मध्य, अपनों के मध्य। जो भी है वो XYZ, उसकी भी घर में एक बहन होगी, बच्ची होगी, माँ होगी, पत्नी होगी, भाभी होगी। इतने सारे रिश्तों को क्या वह भूल कर एक इतना कड़वा, इतना कटु हो सकता है। कम से कम मेरी कल्पना से परे है। मेरे रचना संसार में तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो जिनसे मिलती हूँ, आज इतने सारे बच्चों से मिलने का जो सौभाग्य मुझे मिला है। जय श्रीनिवास त्यागी से मिले। श्रीनिवास त्यागी ने कहा कि मैडम, आपको इन बच्चों को संबोधित करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हालांकि आज मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, दोपहर से मुझे कोल्ड है, मेरी आवाज नहीं निकल रही, मैं दवाई खाकर बैठी हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं इस युवा वर्ग से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुझे लगता है मेरी बात बहुत 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 दूर तक जाएगी, और जाएगी तो आज नहीं तो कल, कभी तो असर होगा। कहा जाता है रोज धीरे धीरे काटिए तो एक दिन लकड़ी कट ही जाती है। बस मुझे इतना कहना था। आपके जितने प्रश्न हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं, सबके जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जब विचारों को रखा, जो विचारों को रखने का क्रम था, एकदम हम सभी के लिए वो दिव्य वातावरण था जब हम उन सारे विचारों को इस प्रकार से सुन रहे थे। और निश्चित रूप से आपके इस वक्तव्य से एक और चीज निकल कर सामने आती है कि कहीं ना कहीं गौरव गाथाओं के यशगान से परे हटकर हमें वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। एक बार पुनः इस ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार मैम। अब जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, तो मैं आपके सामने एक एक कर उन्हें रखना चाहूंगा। बहुत अधिक नहीं, 5 प्रश्न हैं, मैं आपके सामने उन्हें रखता हूं। तो मैम, जो हमारा सबसे पहला हमारी जिज्ञासा थी वो ये थी कि हमारे समाज में मध्यकाल में स्त्रियों के प्रति कुछ कुरीतियां आई। तो हमारी ये जिज्ञासा थी कि आखिर वो कुरीतियां कहाँ से आई, किन परिस्थितियों में आई, और हमने अभी तक उन कुरीतियों से निपटने में, उन समस्याओं से निपटने में हम कितना सफल हो पाए हैं और कितना हमें अभी और आगे जाना है। मेरा आग्रह है कि आप अपने इस विषय पर कुछ विचार रखें। जब आप मध्य युग की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब मुगल हमारे देश में आए, जब हमारे यहाँ उनका शासन हुआ, तो उनसे बचने के लिए हमारे पास पर्दा प्रथा आई। तभी हमने बाल विवाह शुरू किए, क्योंकि हर परिवार को डर लगता था कि मेरी बच्ची बड़ी होगी तो वो कहीं उठाकर ना ले जाए। हम भूल गए अपने राजपूताने का वो गौरव। यहाँ पद्मिनी ने कि रत्न से उसको हाथ ना लगा दे, उन्होंने जौहर कर दिया था। कुरीतियां तो बहुत सारी समय के साथ आती रहती हैं, लेकिन हम उसे पकड़ कर ना बैठ जाएं। पर्दा उस समय जरूरी था, और पर्दे का अर्थ घूंघट नहीं था। पर्दे का अर्थ था हमारा सिर ढका रहता था, और सिर ढकने का अपना एक औचित्य था। जब हम किसी बड़े के सामने जाते थे, इवन एक पुरुष भी जब सिर पर एक पगड़ी धारण करता है, साफा रखता है, रुमाल रख लेता है, मंदिर में जाता है तो सिर ढक लेता है, तो उस सिर ढकने को हमने आदर और सम्मान के साथ जोड़ा था। वो हमारे लिए कुरीति नहीं थी। वो कुरीति कब बनी, जब हमने यह मानकर चला गया। और मुझे कभी कभी लगता है, जिस पर्दे को लेकर हम इतना कहते हैं कि इतना लंबा लंबा घूंघट है और शायद वो कुरीति है, मुझसे मुक्ति नहीं पा पाई। हालांकि अब शहर में तो कम से कम नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा बेटा एक बहुत मानना है कि जब एक युवा
लड़की विवाह होकर जब परिवार में आती है तो उस घर में जेठ भी है, ससुर भी है, नंदोई भी है, तो वो सारे पुरुषवाचक रिश्ते हैं। और एक स्त्री को अपना मान सम्मान बचाने के लिए ये कहा जाता है कि हर के साथ उसको बातचीत का लिए बहुत अधिक अवसर नहीं है, देना चाहिए। ससुर हैं, पिता की तरह हैं, लेकिन मन में कब किसके प्रति कौन सा पुरुष का भाव जागृत हो जाए, तो अपने को जो छुपा के रखने का भाव था या उनके आगे न बोलने का भाव था, या ससुर आते थे तो खांस देते थे या दरवाजा खटका देते थे, पुरुषों के प्रति जो एक पर्दे का भाव था, मुझे लगता है कि वो बहुत दूर तक ठीक। या जवान भाई बहनों को एक साथ नहीं बैठने दिया जाता था, उनके लिए एक सीमा रेखा बनाई गई। जिस समय हम कहते थे कोएड एजुकेशन नहीं थी, एक बीच का समय था, और वो समय था 14 से लेकर 18-20, जब तक हम समझो हमारे अंदर जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। मैं उस दृष्टि से उसे कुरीति नहीं मानती हूँ। पर्दा प्रथा बहुत बुरी बात है, यदि किसी को घर में दबा कर रखा जाए बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अनुशासन जो है, जो परिवार में रहने की एक सीख है, वो बहुत जरूरी है। आज मैंने देखा है कि जो ससुर जेठ इन रिश्तों में जो जबान दराजी आ गई है, मेरे लिए कल्पना से परे है। मुझे बड़ा दुख होता है, एक बहू अपने ससुर को ऐसे कैसे कह सकती है। तब समझ आता है कि शायद वो एक अच्छा समय था, तो एक दूरी बढ़ती जाती, उनका सम्मान किया जाता था। पिता है तो हम पिता के भी गले नहीं लिपटते, आप जानते हैं। हम उस हमारी वो संस्कृति है कि लड़की बड़ी हो जाती है तो पिता के गले नहीं, दूरी मेंटेन करती है, पिता भी समझता है लड़की बड़ी। तो इस दृष्टि से जो कुरीतियां हैं, बाल विवाह, निश्चित रूप से हम उससे उबर गए हैं, उबर ही जाना चाहिए। लेकिन बेटा मुझे एक बात कहनी है, हम जिन कुरीतियों की बात एक समय कर रहे थे कि एक विशेष समय तक लड़कियों की शादी विवाह कर दिया जाता था, लड़कों को भी घर गृहस्थी दे दी जाती थी, आज आयु निकल जाने के बाद पहले हम कैरियर के प्रति बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं मुझे कम से कम इतना तो कमाना, फिर मेरा भी नहीं छूट। लेकिन वो एक शादी की उम्र निकलने के बाद हम सबको रिजेक्ट करते जाते हैं। आज बहुत सारे घरों की सबसे बड़ी समस्या, जो मुझे लगता है कि हमने बहुत एडवांसनेस में इस स्टेप को लिया था, अरे शादी जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं, शादी जीवन के लिए जरूरी नहीं है तो क्या खुलापन और छुट्टापन जरूरी है? शादी जरूरी नहीं है तो अंत में आप फिर क्यों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं? शादी जरूरी नहीं है तो क्यों एक बच्चे को गोद लेके परिवार बसाते हैं? तो जो जीवन के 4 भाग किए गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वो हर के जीवन के लिए जरूरी थे। कुरीतियां इसलिए आई क्योंकि हमने उसको भाव को नहीं समझा, जिससे हमने जिसको गलत, अब कोई कहे कि आप बिछुआ क्यों पहनती हैं, या कोई कहे कि आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, और नया स्त्री विमर्श कहता है ये सब व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मुझे लगा क्यों नहीं करना चाहिए? यदि मेरा एक व्यक्ति के साथ जुड़ाव है और उसका सुहाग चिन्ह मैंने धारण किया, तो उसको करने से मैं कहाँ से पिछड़ी हुई हो गई? मुझे नहीं लगा। यदि मैंने अपने घर परिवार के लिए कोई उपवास रखा उनके लिए, तो मैं उसमें पिछड़ी हुई कैसे हुई? शिक्षा एक जगह है, शिक्षा में बिल्कुल। कहीं कि दूसरों का अनादर करना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियां जिस तरीके से बातें करती हैं, जिस तरीके से जवाब देती हैं, हम आश्चर्यचकित हैं कि शिक्षा में तो कहीं नहीं सिखाया गया था। भाई मैंने भी जो पढ़ाई की, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि बड़ों का अपमान कर, तो कहीं बीएमए की कक्षा में ये तो नहीं लिखा था। ये लिखा के थे कि तर्क संगत बात को पकड़िए। तो मेरा मानना है कि जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं उसके साथ एक बात और जोड़ूंगी, लोग अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है, और हमें सब पुराना गलत नहीं हुआ करता, इस बात को भी समझने की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न ले सकते मुझे लगता है पूरी तरह हमारी जिज्ञासा का समाधान हुआ कि हमें
नित्य नूतन लेकिन चिर पुरातन के भाव को लेकर के चलना है, और उस प्रकार से अनुशासन का पालन करते हुए, परंपराओं का पालन करते हुए स्वतंत्रता को और मानवीयता को ग्रहण करना है। एक जो अगला बिल्कुल। प्रश्न मेरा था वो इस प्रकार से था मैम, कि जब हम विशेषकर पिछली शताब्दी में साहित्य पर दृष्टि डालते हैं, भारतीय हिंदी साहित्य पर, तो हम देखते हैं कि हम उस पर लेखिकाओं पर चर्चा करते हैं, कवित्रियों पर चर्चा करते हैं। एक भाग पर चर्चा कम होती है, और वो होता है कि हमारे उस साहित्य में नारी का चित्रण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व कृतित्व को, उसकी स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। तो मेरा आग्रह है कि आप इस पर भी कुछ संक्षेप में प्रकाश डालें। मुझे लगा ये दो चीजें अलग हैं, क्योंकि जब हमें किसी व्यक्ति को समझना होता है तो मूलतः उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व से ही हम समझते हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। तो मैंने जो लिखा, मेरा लिखा, आपने पढ़ा। पढ़ा क्या, मैं कल से आप सबको अपनी टीम में जोड़ने वाली हूँ। मैं प्रतिदिन दैनिक अनुभव लिखती हूँ, 2019 से लिख रही हूँ। अब तक लगभग 100 के 9 खंड आ चुके हैं, और वो उसमें बड़ी बहुत व्यवहारिक बातें हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसका लेखन पढ़ते हैं, उसका साहित्य पढ़ते हैं। किसने क्या लिखा उससे हम जानते हैं, तो वो तो लेखन एक साइड का, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज में जो घट रहा है उसे मीडिया फिल्मों के माध्यम से भी प्रदर्शित करता है। बहुत सारी अच्छी साहित्यिक कृतियों पर फिल्म भी बनी, और वह भी हमारे उसके सामने आई। अब जो वहां नायिका है, और कहीं की पिछली सदी की जो नायिका है, उस नायिका में और आज के साहित्य की नायिका में क्या अंतर है, उसको देख लेना जरूर। देखिए, अभिनय एक बहुत बड़ी कला है। अभिनय के माध्यम से आप एक व्यक्ति की बहुत सारे रूपों से परिचित हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि जितने टीवी सीरियल हमारे सामने आ रहे हैं, उसकी पटकथा भारतीय संदर्भों में नहीं लिखी, वो किसी विदेशी उसका हिंदी रूपांतरण है। मेरी समझ में नहीं आता बेटा, हम दिन भर काम करते हुए रात में इतने थके हुए होते हैं, तो क्या रात में इतनी कलफ लगेड़ी लगी टंच साड़ी पहनकर बहुत सारे गहने जेवर के साथ कोई महिला बिस्तर पर जाती होगी क्या? मेरी तो कल्पना से परे है। तो मुझे अक्सर लगता है ये जो अतिवादिता दिखा दी जाती है, बहुत अधिक दिखा दिया जाता है, उससे भी आज की पीढ़ी बहुत प्रभावित हो रही है। और उसको लगता है कि ये भी तो है, ऐसा घर होना चाहिए। अरे घर एक सामान्य चीज है जहाँ चीजें टूटती हैं, फूटती हैं, बिखरी रहती हैं, बच्चे रोते हैं, मचलते हैं, घर उस सब से होता है। तो यह है जो नायिका का एक पहले बहुत सीधा सच्चा रूप दिखाया जाता था, घर को बनाने वाला रूप दिखाया जाता था, आज मुझे लग रहा है उसे बहुत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आज जो उसकी नायिका है, वो मुझे यदि याद आता हो तो मैं अपना संदर्भ याद करूं, तो मुझे याद है कि फिल्मों में एक सीन होता था जहाँ फूल और उसको दिखा दिया जाता तो भौरे और वो मिलन का प्रतीक होता था। आज तो बेडरूम सीन्स को आप दिखा देते हैं, और 5 साल का बच्चा उसमें कहने लगता है कि अब इनके बच्चा होगा। शर्म से सिर झुक जाता है कि हम किस संस्कृति में जी रहे हैं। यह फर्क है जो हमारे साहित्य की नायिका थी, जो हमारे फिल्मों की नायिका थी, और जो हमारे टीवी सीरियल्स की नायिका है। इन टीवी सीरियल्स ने हमें बहुत बर्बाद कर दिया है, दुष्ट बना दिया। मुझे नहीं लगता किसी भी घर में ऐसी कोई दुष्ट सास होती है जो 24 घंटे मारती रहती होगी, लेकिन उनको देख देख कर हमारी इस तरह की एक मानसिकता बन गई है कि लड़कियां विवाह के नाम से डरने लगी हैं। उन्हें लगने लगा है कि नहीं नहीं, हम हमारी स्वतंत्रता बाधित होगी, हम ऐसे ही ठीक है। तो मेरा मानना है कि कभी कभी जो दिखाया जाता है, जो परोसा जाता है, उसमें भी कभी कभी बहुत कुछ सही नहीं होता। चुनने की स्वतंत्रता जरूर हमारी होती है कि हम उसमें से क्या सच हो। धन्यवाद मैम। इस प्रश्न के उत्तर में भी एक बहुत ही सार्थक चिंतन हम सभी के समक्ष आया। मुझे कवि श्रेष्ठ की पंक्तियां याद आई कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सब। बहुत तो बहुत इसी सुंदर।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं कि वर्तमान समय में विशेष रूप से सोशल मीडिया के आने से, इंटरनेट के आ जाने से नारीवाद अपने प्रबलतम रूप में उभर रहा है, जिसका मूलतः जन्म हम पश्चिम में मानते हैं। इस नारीवाद की कुछ अपने लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं, लेकिन भारतीय साहित्य और भारतीय समाज के दृष्टिकोण से इस नारीवाद का क्या प्रभाव पड़ा है और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर मैं चाहता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन दें। मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत भी नहीं हूँ कि नारीवाद जैसा कुछ होता है। जैसे ही जी हम उसे नारीवाद कहते हैं तो मुझे लगता है जैसे हमने साहित्य के खांचे बना दिए कि दलित साहित्य बना दिया, कि नारीवाद बना दिया, एक अलग बना दिया, उसे खांचों में बांटना बिल्कुल उचित नहीं है। आप चर्चा कीजिए उसे एक मनुष्य और एक इंसान के रूप में लेकर, वो तो समझ आता है। लेकिन आज जिस तरह का साहित्य एक विशेष वर्ग लिख रहा है, चाहे वो गुड़िया भीतर गुड़िया की बात हो, चाहे वो तस्लीमा नसरीन का साहित्य हो, मृदला गर्ग का कठगुलाब हो, मैं बहुत मतलब महिलाओं के द्वारा जितना लिखा साहित्य लगभग मेरी पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज है और अक्सर मन से जुड़ी रहती हूँ, तो मुझे लगा कि कभी कभी हम साहित्य के रूप में और जिसको हम नारीवाद और नारी विमर्श में ले जाते हैं और कहीं ये मानकर चलते हैं कि हमारे सारे कष्टों की जड़ पुरुष समाज है और उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे हम बात करने लगे हमें कोख की स्वतंत्रता चाहिए, फिर हमने कहा हमें अंत वस्त्रों की स्वतंत्रता चाहिए, फिर हमने कहा कि हमें क्या पहनना है ये मैं तय करूंगी, ये शरीर मेरा है, मुझे किस। तो मुझे लगा कि ये चीजें व्यक्ति को बांटती हैं, उसे पूर्ण मानव तो नहीं बनने देंगी। पश्चिम का ये कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता है, भारत में ये आयातित है, हमारी अपनी जमीन नहीं है वो। हंगरी के एक परिवार से मेरी बात हुई तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जी कि इतने साल का बच्चा आपके साथ रहता है। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं हमारे यहाँ तो इतने साल होने के बाद बच्चों को तो अलग निकाल देते हैं, तुम्हारी अलग जिंदगी है। मैंने कहा हमारा तो 21 साल क्या 25 साल का बच्चा भी माँ के पास आकर बैठ जाता है, उससे बात करता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो मुझे कभी कभी लगा जो हमारे पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं, पारिवारिक मूल्य का परिवार टूट रहा है। कहाँ हम बात करते थे अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। कुटुंब टूटा, संयुक्त परिवार टूटा, हम एकल परिवार में आए, एकल से भी अब हम एक व्यक्ति का परिवार में आ गए हैं, जहाँ हर व्यक्ति कहता है मेरी निजी जिंदगी है, मुझे किसी विवाह के बंधन में नहीं बनना, मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए, जीवन की सारी आवश्यकताएं ऐसे ही पूरी हो जाती हैं। यदि यह सच है तो इससे समाज में तो अब विशृंखलता आएगी, समाज फिर मजबूत नहीं हो सकता। हर व्यक्ति ये मानकर चले मैं अपने में पूर्ण हूँ, तो उसे क्या जरूरत रहेगी। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक थे, अर्धनारीश्वर की संकल्पना थी हमारे यहाँ। हम कहते थे कि दो पहिए हैं, दोनों पहियों से गाड़ी चलती है। मुझे लगता है अब तो एक पहिए की गाड़ी चलने लगी है, उसमें दूसरे किसी को दूसरे की आवश्यकता नहीं रही। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना होता है, आज हमारे पास दौलत भले ही कितनी भी हो, लेकिन हमारे पास संबंध नहीं रहे। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग उनका एक सर्किल है और शाम को घर में लौटते भी हैं तो घर इतना बड़ा है कि अपने अपने कमरों में अपने लैपटॉप और मोबाइल के साथ रहते हैं। जिनके पास बात करने के लिए समय ना हो, जो फेक आईडी बनाकर किसी दूसरे को बाद में मालूम चलता है वो उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की पत्नी है। खाना जिस घर में बाहर से आ जाता हो, जिस घर में चूल्हे में आग नहीं जलती हो, कुकर में सीटी नहीं बजती हो, जहाँ एक मेज पर बैठकर सब खाना नहीं खाते हो, क्या मैं मान कर चलूं कि वह हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे कहीं सब खत्म ना हो जाए, इसलिए हमारी पीढ़ी का
ये बहुत बड़ा दायित्व है। जो कुछ बचा उसे पकड़े, अपनी युवा पीढ़ी को जोड़े, उन्हें बताएं कि बेटा जिंदगी ये नहीं है कि आप दूसरे देशों में जाकर पढ़ लिख कर मोटी मोटी डिग्रियां लेकर पैसा कमा कर आ जाएं और फिर यहाँ कहें कि नहीं भाई हमारा तो जहां, ये जिंदगी नहीं है। ये सबसे बिल्कुल। बुरे हम गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा आवश्यकता है गंभीरता से सोचने की और इस पर विचार करने की। आओ बैठकर हम सब विचारे कि हम किस ओर चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से हम सभी इन सभी जिज्ञासाओं के समाधान से सीख रहे हैं, इन विचारों को सदैव के लिए आत्मसात कर रहे हैं, और ये लाइव सेशन हम सभी के लिए स्मरणीय रहेगा। दो प्रश्न और बचे हुए हैं, तो मैं उन्हें बिना देरी किए हुए आपके सामने रखता हूं। एक प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था कि जो विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में जो हमारे कोर्स में हमें रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसे उर्वशी है, दिव्या है, गबन है, इस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के मन पर नारी के चित्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसमें किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, किस प्रकार से उनके संदेश को और प्रभावी किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपने विचार रखें। बहुत अच्छी बात आपने यशपाल के उपन्यास दिव्या की बात की, आपने उनके भक्ति की बात की, प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास की। मुझे लगा कि यह जितना साहित्य है वह मूल्य पोषित साहित्य है। अभी मैंने कविता पढ़ी थी और उस कविता को पढ़कर मैंने कहा था कि कविता की जो प्रतिक्रिया हुई वो सब एकदम आश्चर्य कि साहित्यकार ऐसा कैसा लिख सकता है। तो जो हमारा मूल्य परक साहित्य है आज जिसका धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, मेरा मानना है कि ये जिन रचनाओं की बात आपने की, चाहे वो वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी हो, प्रेमचंद का गोदान हो, मैत्रेयी गुप्त का साकेत हो, यशोधरा हो, वह सब मूल्य परक साहित्य हमारे मध्य आना चाहिए। गलती कहाँ हो रही है, हम आधुनिकता के चक्कर में, और कभी कभी मुझे लगता है कि जो एक मार्क्सवाद का प्रभाव है, जो वामपंथी है, उनके कारण बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। और हमें कहीं धीरे धीरे ये एक वो बीज और मूल्य हमारे मन में बो दिया गया है कि ये सब पौंगापंथी है, ऐसे कुछ नहीं होता, वो सिर पे ढकी हुई ये महिलाएं इस समाज में नहीं चलती हैं, और आज तो सबको बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत है, और स्मार्ट होने का हमने केवल एक ही अर्थ लिया है कि हम विवस्त्र हो जाएं। स्मार्ट होने का अर्थ लिया है कि घर परिवार में हम किसी की सुने ना, हम हट धर्मी हो जाएं, हम अपने को बसाएं। तो यदि इस तरह का साहित्य पढ़ाया जाएगा तो उससे तो मूल्य पोषित नहीं होंगे। मैं तो फिर कहती हूँ रामचरितमानस और गीता तो हर में अवश्य पढ़ा देनी चाहिए। दो भागवत की कथा मैं जब जब पढ़ती तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात पहले ही अध्याय में कह जाते हैं कि आत्मदेव तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आत्मदेव जिद करते हैं और उनको जो संतान मिलती है पूरे परिवार का पटरा करके डाल देती है। तब मुझे लगता है कि हम ये मूल्य कैसे बताएं कि तुम्हें जो मिला है तुम उसमें जीना सीखो, भागो मत, जिम्मेदारियों से मत भागो। हम आज जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हमने पैसे को सर्वस्व मान लिया, और ऐसे ही नहीं मान लिया। हमारे यहाँ जो अंग्रेजी साहित्य आया, हमारे यहाँ अब चंदा मामा, नटखट, चंपक, ये सारी किताबें बंद हो गई, कार्टून बंद हो गई। हम कहाँ चले, हम सब चल दिए। अरे वो जब तक मेरी लाइब्रेरी में 10, 15, 50 इंग्लिश वाली बुक्स नहीं होंगी तब तक मुझे कोई बड़ा नहीं मानेगा। अरे आप किसी देश का साहित्य पढ़ते, किसने मना किया था? पर अपना लोग, अपनी लोकोक्ति, अपनी कहावती, अपना लोक बिल्कुल। संस्कृति, साहित्य से यदि आपका जुड़ाव नहीं है तो आप कहीं चले जाइए। आप जब कहते हैं कि जमीन जब आपकी टूटती है तो आप कहीं के नहीं होते। मुझे सूरदास याद आते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़ जी। जाए जहाज पे आवे, जो समय जा रहा है वो निकल रहा है, लेकिन ऐसे समय में हम सबकी भूमिकाएं निश्चित, बहुत निश्चित होनी चाहिए। मुझे कमाईनी का एक संदर्भ याद आता है कि जब हम कमाईनी पढ़ते हैं, मैं उसके पुनर्पाठ की बात यहाँ नहीं करूंगी, मैं केवल इतना बताना चाहूंगी कि जब प्रसाद कामायनी में लिख देते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। कामायनी पढ़ते हुए लज्जा सर्ग पढ़िए, कामायनी पढ़ते हुए श्रद्धा सर्ग पढ़िए। मतलब मनुष्य की वह छोटी छोटी भावनाएं जो उसे उदात्त बनाती हैं, उसको पढ़ना कामायनी को जीना है। कौन कामायनी इससे इतने उसके साथ आपको आपके मन में बोता है। सवाल उसका है कि कौन अध्यापक आपको क्या पढ़ा रहा है। पूरी कामायनी का मनोभाषिक अध्ययन 3-3 सर्गों का करके मैंने अपने 6 बच्चों से करवाया, और उसको पढ़ते हुए उनको लगा कि मैडम ये तो जीवन का मूल्य है। एक श्रद्धा में जो उन्होंने सारी चीजें ले आए, वो केवल इतना ही नहीं था। जब वो कह रहे थे कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पत्थर में, पीयूष सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, बहुत बड़ी बात कह रहे थे। महादेवी जब भक्ति लिख रही थी, महादेवी जब घीसा लिख रही थी, महादेवी जब गौरा लिख रही थी, तब उनके अतीत के चलचित्र एक बार पढ़ लीजिए। और मुझे लगता है आज हम जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उसे तो जी। मीरा और माँ बहुत पहले ही प्राप्त कर चुकी थी। उनका तरीका अलग था, हमारा तरीका अलग है। प्रेम को वैलेंटाइन डे समझते हैं, प्रेम को जीवन का आधार समझते थे। एक दिन के प्रेम में विश्वास का हुआ पति पत्नी दाम्पत्य है। दाम्पत्य जीवन के हम लोग कहते हैं 40 साल, लोग एक व्यक्ति के साथ 40 साल रह सकते हैं। तो ये 7 फेरों का बंधन है, 7 जन्म का बंधन है। ये चीजें हमें कोई नहीं बता रहा, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारी जड़ों को धीरे धीरे बेटा काटा जा रहा है, और काटा इसलिए जा रहा है क्योंकि हम सब एक हो गए, तो फिर भारत गौरवशाली हो जाएगा। और जब भारत गौरवशाली हो जाएगा, तो फिर मैं बस 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वही खड़ा, भारत जीवित है, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको। जब लिखते हैं भूल बहुत का बहुत सुंदर। वह पुण्य लोचन स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, सब और देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष। उस जो ऋषि भूमि है, वह पुण्य भारत वर्ष है। ऐसा भारतवर्ष, ऐसा महान भारतवर्ष, मैं वहां की संतान हूँ, मैं भारत में जन्म लिया। और मैं अपने सभी बच्चों से, सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, भारतीय होना छोटा होना नहीं, महिला होना छोटा होना नहीं है। आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानें, आप उसे जानने की कोशिश करें। आईना तो आप रोज देखते हैं अपने बाल बनाने के लिए, कभी कभी भी इस मन के आईने में झांके कि आखिर आप कितनी गहराई तक अपने को समझते हैं। बेटा, दूसरे को समझना बहुत आसान है, अपने अंदर झांकना सबसे कठिन होता है। और जिस दिन व्यक्ति ये काम कर लेता है, उस दिन बहुत आगे 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 बढ़ता जाता है। सुभाष ते पंथा चरैवती चरैवती आप जीवन का मंत्र बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी मैम, एक अंतिम प्रश्न, और प्रश्न क्या, एक प्रकार से जो गुरुमंत्र की आकांक्षा है वो इस विषय पर है कि जिस प्रकार से वर्तमान में नारियों पर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ऐसे तमाम माध्यमों से जो छड़िकाओं का लेखन होता है, जो अतुकांत कविताओं का जो लेखन की भरमार है, और उसके बीच में आपसे ये जानना चाहूंगा कि पुरुष
जो लिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जो पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे हैं, वो अपने नारी चित्रण को किस प्रकार की दशा दें, और जो हमारी युवतियां, जो महिलाएं लिख रही हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी, या उन्हें आप क्या ऐसा बताना चाहेंगी जिसके माध्यम से उनका लेखन, उनका जो रचना संसार है, वो और अच्छा हो पाए भविष्य में? तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपया आप इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बड़ी बात उठाई है आपने। देखिए, लेखन होता है दो तरीके का। एक तो होता है दूसरे को प्रभावित करने के लिए, और एक होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया का लेखन बहुत बड़ा रिफॉर्म ला सकता था, बशर्ते उसे गहराई से लिखा जाता, बशर्ते उसमें कहीं एक मूल्य सामने होता। जो अतुकांत कविताएं और कुछ पंक्तियां लिखी जा रही हैं, वह मन की भड़ास है। आज जोश आ गया तो लिख दिया, किसी आप पर गुस्सा आ गई तो मैंने उसको लिख दिया, प्रेम आ गया तो मैंने लिख दिया। लेकिन और लिखने से भी अधिक हमारे यहाँ एक शब्द है साहित्यिक चोरी। तो जो साहित्यिक चोरी, किसी का फॉरवर्ड कर दिया, मुझे फॉरवर्डेड मैसेज से बहुत तकलीफ है, इसमें तुम्हारा क्या है भाई? एक ने लिखा और तुम 25 लोगों ने उसका यश क्यों लूट लिया? तो जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके सामने एक समाज होता है, एक लक्ष्य वर्ग होता है, किसके लिए आप लिख रहे हैं, और जिसके लिए आप लिख रहे हैं उस तक आपका संदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा। लिखना हवा में नहीं हुआ करता, लिखना भड़बड़ी में नहीं हुआ करता, लिखना एक दिन की उपज नहीं है। 10 वाक्य लिखने के लिए व्यक्ति 10 घंटे सोचता है, क्योंकि जो वो लिखता है उसे कोई काट नहीं सकता। मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने जो वाक्य लिखा, एक शब्द तो हटा के दिखाओ, उसमें से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाए। क्यों? क्योंकि मैं शब्दों को चुन रही हूँ, शब्दों को सजा रही हूँ उस फ्रेम में, तब जाकर मेरा लेखन आप तक पहुंचता है। स्त्री लिखे, पुरुष लिखे, मैं हालांकि इसे दो वर्गों में नहीं बांटती। मैं मानती हूँ कि कई बार हम, एक स्त्री भी पुरुष की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती है, और एक पुरुष भी, चूंकि वो माँ, बहन, पत्नी के साथ रहता है, उसकी भावनाओं को समझकर उसका लेखन कर सकता है। हम इसे किसी खांचे में ना बांटे, हम मानकर चलें लेखकी धर्म क्या है। सबसे बड़ा लेखकी धर्म है जब हम समाज को कुछ दे रहे होते, जब हम अपने अंदर चिंतन करने के बाद जो एक सूत्र है वो दूसरे को पकड़ा देते हैं। हम केवल इसलिए अभिव्यक्ति के लिए नहीं लिखते कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, आज मैंने सामने वाले को 1000 उल्टा सीधा लिख दिया, मेरा लेखन खत्म हुआ। लिखने के बाद उसे पढ़िए, 50 बार देखिए। अपने ही लिखे को जब 10 बार आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी कमियां नजर आती हैं कि शायद मैंने किसी विशेष भाव में लिख दिया होगा। आप उसे काट देते हैं। इसलिए कहते हैं लिखकर पोस्ट करने से पहले देख लीजिए कि उसमें कितनी बात सही है, कितना क्या है। और दूसरा, साहित्यिक चोरी की आदत छोड़ें। आज विकिपीडिया और गूगल पर सब मौजूद है। हमारे यहाँ से 8 पत्रिकाएं निकलती है, पत्रिकाओं के लिए लेख आते हैं, तो अक्सर मैं एक निगाह में कहती हूँ देखो ये कट पेस्ट, इसको हटाओ। तो मैडम आपको कैसे मालूम? मैंने कहा भैया सीधा सीधा दिख रहा है, उसकी भाषा है ही नहीं, वो तो उसने उतार कर लिखा है, और उतार कर लिखा है तो इतना साभार भी नहीं लिखा कि उसने कहीं से उद्धृत किया तो उसको लिख देता। तो आज के लेखक लेखिकाओं के लिए, मेरा रचनाकारों के लिए एक ही संदेश है, कुछ लिखने से पहले सोचो जरूर, विचारो जरूर, चिंतन जरूर करो। जिन शब्दों को चुनते हो उन्हें तोलो जरूर, तोलो ही नहीं, उन्हें सुधार सुधार कर कई बार देखो, क्या इससे बेहतर कोई शब्द हो सकता है? लिखो तो संक्षिप्त लिखो, विस्तार में मत जाओ। विस्तार में आप भटक जाते हैं। यदि 100 पंक्तियां जाती हो तो आप कोशिश करो, बस कसा हुआ लिखो, बंधा हुआ लिखो, पंक्चुएशन का ध्यान रखो, और जो लिखो
वह लोक कल्याणकारी होना चाहिए। तुलसी क्या कहते हैं, कीरत बनत भूति बल स्वयं। बहुत तरह से लिखा जा सकता है, पैसे कमाने के बिल्कुल। लिए भी होता है, लेकिन जो लेखन आत्म कल्याण के लिए है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, उसका कोई मूल्य नहीं होता। बस बिल्कुल। वह तो हाथ दिया जाता है, कोई टिप्पणी की उसको जरूरत नहीं होती, उसको किसी का लाइक भी नहीं चाहिए होते कि मुझे कितने लाइक मिल गए। उसने लिखा इसलिए लिखा कि उसका तो बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित बस निश्चित मुझे रूप से ये स्पष्ट हुआ। जी। जी मैम। क्या इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी? जी मैम, रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगी, फिर वहां से डाउनलोड करके मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और आपको भी प्रेषित कर दूंगा उसका लिंक। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी जो यूट्यूब पर नहीं है, जो देश विदेश में बैठे हैं, तो सबने इंस्टाग्राम का लिंक देखकर पूछा है कि मैडम क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकेगी। तो मैंने कहा ठीक है, जरूर, मैं जो मेरे साथ बात कर रहे हैं उनसे पूछकर बता। जी मैम, थोड़ा सा तकनीकी रूप से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो निश्चित रूप से उपलब्ध किया जाएगा मैम। कोई बात और नहीं है। जी जी मैम, और एक प्रकार से जब हमने आज आपको सुना तो इतना हम लोगों की जो जिज्ञासाएं थी, हमारे जो कई भ्रम थे, वो भी टूटे, और उसके माध्यम से हमें जो मार्गदर्शन मिला वो अपने आप में मैम अमूल्य था। और मैं किस किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ेंगे। तो मैं एक बार पूरे काव्यों परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे मध्य हमारे काव्यों परिवार के कार्यक्रम समन्वयक वर्तिका तिवारी जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार मैम को आभार ज्ञापित करें, और जो मैम ने अपना अमूल्य समय हम सभी को दिया है उसके लिए एक बार पुनः उनको आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी आ रहे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं पूरे काव्यों परिवार की तरफ से, लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, और लखनऊ की रहने वाली हूँ इस क्या कहते हैं विषय से भी मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने खुद कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, वो फिर भी हमारे बीच आई, अपने विचार साझा किए उन्होंने। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और मैम अपनी बात में कह रही थी कि जो नारियां हैं वो शक्ति हैं, लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, माँ सरस्वती का। और मैम खुद माँ सरस्वती का रूप बन के हमारे बीच आई है बीमार होने के बावजूद। इसके लिए बहुत धन्यवाद। किसी को आना है क्या अभिषेक? और इसी के साथ मैं क्या मैम वर्तिका जी की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी मैम? बिल्कुल नहीं। अरे तो मैम ये कुछ तकनीकी रूप से कुछ कमी रही होगी। आपका आभार ज्ञापन करने के लिए उनके पास कुछ शब्द थे, और उनका निश्चित रूप से कहना था कि आपने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमें इतना समय दिया, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। और जो नारी के शक्ति स्वरूपा होने की बात आपने कही, तो उसमें कहीं ना कहीं आप स्वयं एक मां शारदे के प्रतीक के रूप में हमारे सामने विराजमान हैं। हम सभी काव्यों परिवार की ओर से, लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से, और जो हमारा अवध का क्षेत्र है, जो जहां विश्वविद्यालय के तमाम हम छात्र अध्ययन कर रहे हैं, इस क्षेत्र की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं मैम। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा धन्यवाद लगा बेटा। ओके। इसी के साथ मैं अपनी बात जी इसी के साथ में हम इस लाइव सत्र को खत्म करते हैं। उससे पहले मैम ने एक बात कही थी कि हम मानवी नहीं देवी हैं। उससे मुझे दिनकर जी की दो पंक्तियां याद आती हैं कि मैं मानवी नहीं देवी हूँ, देवों के आनंद पर सदा एक रहस्य आवरण होता है, उसको हटाओ मत, उसके हट जाने से जो भी कवित्व शेष है वह शेष नहीं रहता है। तो हम जो एक पश्चिम सभ्यता की ओर भाग रहे हैं अंधे दौड़ में, हम अपने प्रकार का एक नारी रूप, नारी शक्ति लेके जन्मे हैं, और उसी अपनी सभ्यता में उसे हमें आगे बढ़ाना है। कुरीतियों को समाप्त करके एक प्रगति और जो हमारी प्रथाएं हैं उनका एक संतुलन बना के आगे बढ़ना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को?
इसी के साथ मैं इस लाइव सत्र के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी का, जो लोग इस लाइव सत्र से जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः मैं मैम को भी, जो अभी हमारे मध्य से हटी हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अब लगातार इतना अमूल्य समय दे करके और निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक तरीके से विचार रखे, और ये अब तक के जो काव्यों के जो लाइव सत्र थे उनमें से एक सफलतम सत्र है। और उसके लिए मैं आप सभी का, जो इस लाइव सत्र से जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। उम्मीद है कि आगे भी आप सभी का सहयोग एवं साथ ऐसे ही बना रहेगा। इसी के साथ मैं इस लाइव सत्र को समाप्त करता हूं।